Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is India needs to design an inclusive pension system. तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है कि जैसे जैसे हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगी या जनरली भी जो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसको पेंशन की ज़रूरत है, उसको फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने लंबे साल काम किया है। अब जब वो नहीं कर सकते तो उनकी केयर टेक करना, उनको रिस्पेक्ट से रहना, वो रह पाएँ उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हमारी अब थोड़े टाइम तक हमारी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू यंग अर्नर्स। तो फिर और भी ज़्यादा फिर हमारे पास ओल्ड एज फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए एकदम से, तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। फिर इन फॉर्मल सेक्टर को भी हम पेंशन वगैरह नहीं देते हैं, तो इंक्लूसिविटी भी आनी चाहिए। वाई पेंशन मैटर, तो जो पेंशन है वो क्यों ज़रूरी है, ताकि लोग डिग्निटी के साथ रिटायरमेंट के बाद आराम से रह पाएँ। उनके जो खर्चे हैं फाइनेंशियली, जो हेल्थ केयर वगैरह के, इन्फ्लेशन के, इनकम तो बंद हो जाती है तो एक्सपेंसेस तो पर रहेंगी ही ना, और वो उल्टा ही बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए भी उन्हें चाहिए जो एक पेंशन है वो एक सेफ्टी नेट है ओल्ड एज के लिए। करंट पेंशन जो स्टेटस है इंडिया में वो क्या है कि सिर्फ 12% इंडियन वर्कफोर्स है जो कि फॉर्मल पेंशन स्कीम्स के अंडर कवर्ड है। इंडिया के जो पेंशन एसेट्स हैं वो सिर्फ 17% है अपनी जीडीपी के, वेयर एज कंट्रीज जो डेवलप्ड है उनकी 80% है। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के पास तो फिर भी मल्टीपल स्कीम्स है, पर इनफॉर्मल वर्कर्स तो हमारे किसी भी उसमें नहीं आ रहा है। उनके पास सिर्फ वॉलंटरी स्कीम्स हैं, बहुत कम सपोर्ट है गवर्नमेंट से। उनके पास कौन सी स्कीम्स फिर भी आ जाती है, नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना। तो ये स्कीम्स अभी भी सिर्फ 5.3% टोटल पॉपुलेशन को कवर कर रही हैं एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। द इनफॉर्मल सेक्टर नीड्स अटेंशन, तो अब 85% जो हमारी इंडिया वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल है, बट दे जनरेट ओवर 50% ऑफ द जीडीपी। तो जो हमारे अब गिग और फ्रीलांस वर्क है वो हमें पता है वो धीरे धीरे वही सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। तो उनकी पेंशन इग्नोर करना एक ह्यूज क्राइसिस के रूप में हमारे सामने आ सकता है। बाय 2050 जो हमारी ओल्ड एज डिपेंडेंसी है वो 30% तक राइज होके 30% तक आ जाएगी। इसका मतलब हमारी एल्डरली रिलाइंग ऑन फ्यूअर यंग अर्नर्स। तो अगर कोई एक्शन नहीं लेते तो इंडिया को हो सकता है ओल्ड एज पॉवर्टी क्राइसिस फेस करना पड़े। की चैलेंजेस क्या है, स्केलेबिलिटी, सेंसिटाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी में क्या है कि जो करंट स्कीम्स है वो ना बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। कुछ लोगों के लिए अलग स्कीम है, फिर डिफरेंट ग्रुप के लिए अलग स्कीम है। तो इतनी फ्रेगमेंटेड होने के कारण उसको यूनिवर्सली एक्सपैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सेंसिटाइजेशन, तो लोग जो है वो अवेयर ही नहीं है, ना ही फाइनेंशियली लिटरेट है, उन्हें नहीं आइडिया कि उन्हें कैसे अपनी मनी इन्वेस्ट करनी है, कैसे ग्रो करनी है। सस्टेनेबिलिटी, पेंशन फंड्स में नॉट हैव इनफ मनी फॉर फ्यूचर नीड्स। तो अगर हमारे पास कमाने वाले लोग कम हो जाएंगे, टैक्स पेयर्स कम हो जाएंगे, तो हमारे पास पेंशन फंड्स के लिए हो सकता है इनफ मनी ना हो फ्यूचर नीड्स में के लिए। व्हाट कैन इंडिया लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो अब इंडिया बाकी लोगों से क्या सीख सकता है। जो जापान है उसमें 20 से 59 ईयर्स में आपको मतलब 40 साल जो है एक कंट्रीब्यूशन आप कंट्रीब्यूटरी कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में पैसा आप निकालते रहते हो और बाद में आपको वो पेंशन के तौर पे मिलता है। तो अगर आपने 40 साल वो कंट्रीब्यूशन दिया है तो आपको वो पेंशन के तौर पे बाद में मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, फार्मर्स हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी हो। न्यूजीलैंड में क्या है, यूनिवर्सल फ्लैट रेट पेंशन है आपकी एज 65 के बाद से, अगर आप 10 साल बस रेजिडेंसी का प्रूफ देना है आपको। यूके क्या है, उसमें ऑप्ट आउट पेंशन स्कीम्स हैं, हर एक बंदा ऑटो एनरोल्ड है अनलेस दे चूज कि उन्हें नहीं पेंशन लेनी तो। ऑस्ट्रेलिया, टीचर्स पेंशन प्लानिंग इन स्कूल, तो वो पहले से ही स्कूल्स में ही लोगों को सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि जब आप 40 साल कमा रहे हो तो आप अपना पैसा कैसे सेव कर सकते हो, उसको आने वाले टाइम के लिए कैसे सेव करके रख सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसे कैसे ग्रो कर सकते हो। नाइजीरिया, बिल्ड स्ट्रॉन्ग डिजिटल पेंशन सिस्टम फॉर बेटर एक्सेस। फिर नीदरलैंड भी ईयरली पेंशन अपडेट्स वर्कर्स को भेजता रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सपोर्ट, तो इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है वो 44% है ग्लोबल रैंकिंग में, और चाइना भी पब्लिक सिस्टम से तो सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा है। तो कंट्री जैसे कि नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये प्राइवेट फंड्स को यूज़ करती है और रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स को, ताकि ये बेटर पेंशन रिटर्न्स और सिक्योरिटी दे पाएँ। Suggested three-tier pension system for India.
तो टीयर वन में क्या है, बेसिक मैंडेटरी पेंशन फॉर एवरीवन, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको क्या जॉब है क्या नहीं। टीयर टू में ऑक्यूपेशनल पेंशन थ्रू एम्प्लॉयर्स विद ऑटो एनरोलमेंट एंड कंट्रीब्यूशन वैल्यूज, तो अभी उन पे डिपेंड करे। थ्री क्या है कि वॉलंटरी पेंशन सेविंग्स हो विद टैक्स बेनिफिट्स एंड मार्केट लिंक रिटर्न्स। What else is needed to teach pension planning in schools and colleges? तो schools और colleges में pension planning सिखाएं, फिर make pension enrollment easy and digital, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें, हर एक को ईयरली पेंशन अपडेट्स मिलती रहें, स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड मॉनिटरिंग फॉर हाउ पेंशन फंड्स आर इन्वेस्टेड एंड मैनेज्ड। कंक्लूजन यही है कि इंडिया को एक यूनिफाइड इंक्लूसिव पेंशन सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें सारे सिटीजन्स कवर हों, फॉर्मल इनफॉर्मल। ये एसेंशियल है कि हम इजीली फिर ओल्ड एज पॉवर्टी को फाइट कर सकें, एक डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस 2047 तक अचीव कर पाएँ और सिक्योर फ्यूचर अपने इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन के लिए सिक्योर कर पाएँ। नेक्स्ट आर्टिकल इज द थर्ड न्यूक्लियर एज। तो व्हाट इज द थर्ड न्यूक्लियर एज? तो बेसिकली हम एक न्यू ज़्यादा डेंजरस फेज में एंटर कर रहे हैं न्यूक्लियर वर्ल्ड के, या न्यूक्लियर एज कह सकते हैं जिसको। हम देख रहे हैं जैसे इसराइल ने अभी ईरान पे बॉम्बिंग करी, क्यों करी? क्योंकि उसको ऐसी स्पेकुलेशंस हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए आर्सेनल इकट्ठा कर रहा है, उसका मटेरियल सारा उसने एक साथ इकट्ठा कर लिया, तो उसे न्यूक्लियर थ्रेट है जो कि इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म्स को भी वायलेट करेगा। ऑल्दो किसी मेजर कंट्री ने तो भी उसे कंडेम नहीं किया है। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं आर बैक एट द सेंटर ऑफ जियोपॉलिटिक्स, तो वो फिर से जियोपॉलिटिक्स का मेन सब रीज़न बन चुके हैं। तो फर्स्ट न्यूक्लियर एज क्या थी? कोल्ड वॉर एरा, जब मेन प्लेयर्स यूएसए वर्सेस यूएसएसआर थे, उनमें आपस में कोल्ड वॉर चल रही थी, दोनों के पास मैसिव न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को फॉलो किया। इवेंचुअली उन्होंने सिटी ट्रीटीज भी साइन करी, लाइक न्यूक्लियर नॉन proliferation ट्रीटी, और एक न्यू स्टार्ट करा टू रिड्यूस द वॉरहेड्स फ्रॉम 70,000 टू 1550 ईच। तो स्टेबिलिटी फिर आई थोड़ी थ्रू आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट। नेक्स्ट एज वॉज पोस्ट कोल्ड वॉर ऑप्टिमिज्म, तो होप कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो फेड हो जाएंगे बैकग्राउंड में, तो ग्लोबल मूवमेंट्स जैसे कि लाइक ग्लोबल जीरो एंड 2017 का न्यूक्लियर बैन ट्रीटी, इन सब ने पॉपुलैरिटी गेन करी। कोई ऑल्दो किसी भी कंट्री ने न्यूक्लियर कंट्री ने साइन नहीं किया। फिर कंट्रीज जो कि अभी भी अपनी कुछ मॉडर्नाइज करती रही आर्सेनल्स क्वाइटली, जैसे कि यूएसए का $2 ट्रिलियन का प्लान, फिर चाइना अपना एक्सपैंड करता रहा आर्सेनल, इंडिया और पाकिस्तान ने अपने टेस्ट करे, और फिर न्यूक्लियर यूज है वो अभी भी अनएक्सेप्टेबल ही था। फिर एनपीटी वॉज एक्सटेंडेड फॉर एवर, reinforcing nuclear power status, but disarmament efforts were mostly symbolic. फिर थर्ड न्यूक्लियर एज जो प्रेजेंट एज चल रहा है वो काफ़ी मैसी और अनस्टेबल है। लोग इसको डेटरेंस के तौर पे नहीं, मतलब रोकने के तौर पे नहीं, या फिर सिर्फ इसके लेने की लास्ट रिजॉर्ट है, बल्कि कुछ भरोसा नहीं है कुछ कंट्रीज का तो कि वो कब कब यूज़ करते हैं, तो उनका कोई आइडिया ही नहीं है। चाइना जो रैपिडली अपने न्यूक्स को बिल्ड कर रहा है टू एक्ट एज स्ट्रैटेजिक काउंटर बैलेंस इन जियो पॉलिटिक्स। फिर रशिया ने न्यूक्लियर थ्रेट्स अपनी यूक्रेन को दे रखी है, इवन टैक्टिकल न्यूक्स उसने पास कर दिए हैं बेलारूस को। फिर वेस्टर्न यूरोप जो है वो नो लॉन्गर अब यूएसए पे नहीं रिलाई कर रहा है। यूके ने अपना 15 बिलियन यूरोज जो है वो वॉरहेड अपग्रेड पे स्पेंड करे। फ्रांस अपने ओल्ड बेसिस को रीओपन कर रहा है। नाटो के जो अलाइज हैं वो फिर हो सकता है न्यूक्लियर बेसिस फिर से अलाउ कर दें। तो क्या चीज़ डेंजरस है इस वक्त? जो करंट वर्ल्ड सिनारियो है वो काफ़ी अनस्टेबल है। न्यूक्लियर वेपन्स आर बिकमिंग बीइंग टेकन मोर सीरियसली अगेन। तो कोल्ड वॉर में तो डेटरेंस जो है वो फिर भी पीस रख रही थी, न्यूक्स वर दी लास्ट रिजॉर्ट, पर अब जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ करा जा रहा है। जैसे पुतिन थ्रेट कर रहा है, पुतिन जो है वो यूक्रेन को थ्रेट करता रहा है इस चीज़ से। फिर शिफ्ट इन थिंकिंग मीन्स द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ इन्फ्लिक्टेड न्यूक्लियर इनसिक्योरिटी। की टेकअवेज क्या है कि हम नो लॉन्गर एक स्टेबल न्यूक्लियर वर्ल्ड में नहीं हैं। मॉडर्न न्यूक्लियर पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल, मल्टीपोलर, रिस्कियर है देन एवर बिफोर। तो जो एक्चुअल न्यूक्लियर यूज़ का थ्रेट है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है दैन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अनलेस ग्लोबल नॉर्म्स और डिप्लोमेसी रिवाइव नहीं होते, वी मे बी हेडिंग
future. So these both were the articles for today. Thank you.